छात्रों, कल हमने जो क्लास में पहले पार्ट का अध्ययन किया था जिसका नाम था शीत युद्ध का दौर, आज हम उसी विषय पर फिर से थोड़ी सी चर्चा कर लें और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट को हम फिर से पुनरावृत्ति अर्थात उन्हें फिर से दोहराएं तो कुछ और समझ में आएगा। देखें, हम समकालीन विश्व राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं के अध्ययन का विषय है। समकालीन जो विश्व राजनीति है वो क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं के अध्ययन का विषय एक प्रकार से। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्र कहा गया वे विजय प्राप्ति की तथा जर्मनी, इटली और जापान जिन्हें धुरी राष्ट्र कहा गया, इनकी युद्ध में हार हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से लेकर 90 तक की वह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रही, उसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। किसी भी शक्ति गुट में बिना शामिल हुए अपनी नीतियों का अनुसरण करना, गुटनिरपेक्ष तथा किसी भी पक्ष में युद्ध में भाग न लेना तटस्थता की नीति कहलाई। यही तटस्थता की नीति या गुटनिरपेक्षता की नीति पर भारत और उसके सहयोगी देश चले, जिसने उस समय की परिस्थिति के अनुसार दोनों देशों को उसकी तीसरी शक्ति का एहसास करा दिया और अपने महत्व को दर्शाया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था, जिसने संपूर्ण विश्व को दहला दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक चला तथा मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच हुआ, जिसमें केवल यूरोपीय देश ही नहीं अपितु दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा तथा भारत के पूर्वोत्तर भाग भी इसमें शामिल थे। हालांकि उस वक्त भारत में अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, लेकिन फिर भी भारत ने इन युद्धों में दोनों में भारतीय सेनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो ब्रिटेन की तरफ से विश्व युद्ध में शामिल हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम देखें तो पूरी दुनिया में दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस उभर कर आए थे, जिन्होंने एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के 9 आज़ाद होने वाले देशों को अपने खेमे में लेने की कोशिश की, क्योंकि दोनों की विचारधाराएं जो अलग थीं। अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक था, इसलिए वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा इन देशों को हम अपने में शामिल करें, जबकि रूस समाजवादी व्यवस्था का पोषक था और वो चाहता था कि इन नए आने वाले देशों को हम अपनी विचारधारा में शामिल करें। शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध की परिस्थितियां थीं, जिसमें वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़-तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, प्रचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, शस्त्रों की दौड़ जैसे साधनों का प्रयोग किया गया। मतलब ये कि हर देश ये चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार इकट्ठे किए जाएं। शीत युद्ध काल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो विरोधी गुटों या विचारधारा में बंट गई। एक गुट जिसका नेता था अमेरिका और दूसरा गुट जिसका नेता था सोवियत संघ या रूस। शीत युद्ध काल में नाटो, ये उत्तरी अमेरिकी संगठन था, सीएटो तथा वार्सा जैसे पैक्ट सैन्य गुटों का निर्माण किया गया। विकासशील या नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति बनाई। 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में भारत की अगुवाई में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत अन्य देशों जैसे घाना, मिस्र के साथ मिलकर की गई और इस गुट ने अपनी शक्ति का एहसास कराते हुए दोनों गुटों को ये बता दिया कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो एक प्रकार से हम देखें कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था द्विध्रुवीय विश्व के सामने एक चुनौती बनकर खड़े हो गए और अंततः दोनों ही महाशक्तियों को युद्ध के इरादे त्याग करके आपसी सहयोग और विकास के लिए उत्तर दक्षिण संवाद तथा दक्षिण दक्षिण सहयोग जैसे संवाद को आरंभ किया गया। शीत युद्ध के दौरान भारत ने विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता जैसा एक मंच प्रदान करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शीत युद्ध के दौरान
परमाणु युद्ध की संभावना बनी हुई थी, लेकिन दोनों ही शक्तियों में शक्ति संतुलन ने युद्ध को वास्तविक रूप लेने से रोक दिया। हम देख रहे थे कि किस प्रकार दोनों ही शक्तियां बराबरी की थी, दोनों परमाणु हथियार संपन्न थीं, तो दोनों ही लड़ने से पहले बार बार इस बात पर विचार करते थे कि अभी पूरी दुनिया ने 2 विश्व युद्ध झेले हैं, अगर फिर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो ये तीसरा विश्व युद्ध कितना विनाशकारी होगा, ये दोनों को एहसास हो गया था और इसीलिए दोनों ही देश पीछे हट गए। हम शीत युद्ध के दौर की पुनरावृत्ति देख रहे हैं, तो दोनों ही महाशक्तियों ने, कहते हैं, शीत युद्ध के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने महसूस किया दोनों शक्तियों ने कि विश्व युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था, जिसने वो था क्यूबा मिसाइल संकट, कोरिया युद्ध, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण आदि। शीत युद्ध के दौरान निशस्त्रीकरण के प्रयत्न स्वरूप विभिन्न संधियां व समझौते किए गए और शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ भी शीत युद्ध की राजनीति से काफ़ी प्रभावित था। कोई भी निर्णय लेना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि दोनों गुट एक दूसरे के विरोधी थे। यहाँ एक शब्द आया है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण किया गया था इस उद्देश्य से कि दुनिया 2 भयानक युद्ध झेल चुकी है और क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए कि लोग लड़ने से पहले अपनी बात यहाँ करके संस्था में कहें और उन पर विचार विमर्श हो, तब युद्ध के लिए लड़ाई शुरू हो। तो ऐसी संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, जो एक प्रकार से 2 देशों के बीच तनाव को कम करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम देखें कि ये जो महाशक्तियाँ थीं, रूस और अमेरिका, ये छोटे देशों से क्या लाभ हासिल करना चाहते थे। तो एक तो उनका उद्देश्य था कि छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना, उनके पास तेल के भंडार या कुछ सोने के भंडार और अन्य चीज़ें हैं, इनको कैसे प्राप्त किया जाए। इसके अलावा सैन्य ठिकाने स्थापित करना, जिनका उद्देश्य था कि हमें दूर देशों पर अगर किसी से लड़ना है, हमला करना है, तो हम उसी देश के नज़दीक में अपना एक सैन्य ठिकाना बनाएं, जिससे हमें वहाँ हमला करने में आसानी हो। इसके साथ एक और उद्देश्य था आर्थिक सहायता प्राप्त करना, कि अगर लड़ाई बढ़ती है तो हमारा ये छोटे देश सहयोग करेंगे, ऐसा बड़े देशों का मानना था। भू क्षेत्र, ताकि शक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें। इसका मतलब है, मान के चलें हम कि अमेरिका भारत पर हमला करना चाहे, तो अमेरिका भारत से 8000 किलोमीटर दूर है। अब उसे वहाँ से कोई भी हमला करने के लिए नज़दीक में कोई एक ठिकाना चाहिए, तो निश्चित है कि वो एशिया के किसी ऐसे देश को अपना ठिकाना बनाएगा जहाँ से वो भारत पर आसानी से अपना हमला कर सके। इसीलिए वो भारत के आसपास के देशों के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। आगे देखें हम कि इस द्विध्रुवी विश्व व्यवस्था को किसने चुनौती दी। तो द्विध्रुवी व्यवस्था को चुनौती देने का काम गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने किया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्णो, घाना में एनकुम्मा ने भी, कहते हैं, इस आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष देशों का आंदोलन यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में 25 सदस्यों के साथ शुरू हुआ था। आज इसकी संख्या बढ़कर के 118 हो गई है। इसका मतलब है, इस गुटनिरपेक्ष देश जो बनाया गया था आंदोलन, इसका महत्व घटा नहीं, बल्कि आज भी इसका महत्व बना हुआ है। इसको हम इस बात से सिद्ध कर सकते हैं कि इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह पाठ लगभग ख़त्म हो गया है। वैसे तो मैंने सारी जानकारी, पूरा वीडियो कल ही डाल दिया था, लेकिन फिर भी आपको इसकी पुनरावृत्ति कराई ताकि कुछ चीज़ें जो रह गई थी, जिन घटनाक्रमों को आप एक एक करके फिर से पढ़ सकते हैं। आशा है कि आप लोग इस ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से कुछ ना कुछ अवश्य गेन कर रहे होंगे
अगर आप ध्यान से किताब भी हमने भेजी है उसे आप पढ़ेंगे तो निश्चित है आपको इससे लाभ होगा। और जब हम लोग कॉलेज खुलेगा तो जहाँ कोई आपके डाउट होंगे या अभी भी कोई डाउट है तो आप ऑनलाइन इसी व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शंका समाधान कर सकते हैं। और बकाया तो जब क्लास लगेगी तब जो भी कोई समस्या होगी हम लोग उसे बैठ के सुलझाएंगे। धन्यवाद।